सो गाइस ऐसे तो Realme के बहुत सारे फोन लॉन्च होते हैं एंड लिटरली Realme के ही सबसे ज्यादा फोन लॉन्च होते हैं, हर दूसरे हफ्ते में नया फोन आ जाता है। लेकिन इनकी जो नंबर सीरीज है, जैसे इस साल 14 नंबर सीरीज आई, इसका सबसे बड़ा जो फोन होता है 14 Pro Plus रहता है और इसमें सारी बेस्ट चीजें देखने को मिलती हैं। सो बहुत सारी चीजें इस फोन के बारे में ऐसी है ना जो आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए अगर इस फोन को लेने का सोच रहे हो, अदरवाइज बाद में पता चलेंगी तो दिक्कत होगी और वो दिक्कतें ऐसी है ना वो बड़ी होती जाएंगी, कम नहीं होंगी। सो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है विजय और हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग और सच्चे दिल से वीडियो बनाते, तो मेक श्योर कीजिए कि सच्चे दिल से सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। देखो सबसे पहले बात करें प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में। बेस वेरिएंट का प्राइस आपको 28,000 तक मिल जाता है सारे ऑफर्स के साथ। बाकी इसमें और भी वेरिएंट मिलते हैं बट 30,000 के ऊपर में इस फोन को लेने का कोई सेंस नहीं बन जाता क्योंकि और बेटर ऑप्शंस उस रेंज में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो बिल्ड क्वालिटी देखने से फोन काफी प्रीमियम लुक के साथ आता है। आपको ये कुछ इस टाइप के पैटर्न भी देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास जो पर्टिकुलरली ये कलर है, इसमें एक ब्लैक कलर भी है जिसमें वीगन लेदर देखने को मिलता है, बट ये जो पर्टिकुलर कलर है इसमें और दूसरे कलर में आपको प्लास्टिक बैक मैट फिनिशिंग साथ देखने को मिल जाती है। तो कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। अब मैंने एक चीज बोली थी कि इनोवेटिव चीजें Realme दे रहा है, तो Realme ना इस बार जो पीछे का आपका कवर है ये कोल्ड सेंसिटिव है। मतलब इसमें अगर 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे कुछ ऑब्जेक्ट आप रखोगे देन इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो कुछ इस टाइप से हमने बर्फ रखा और ये ब्लू हो गया एंड इस टाइप से इसका पैटर्न पूरा ही चेंज हो जाता है। बट अगर आप मुझसे पूछो क्या इसके लिए फोन को लेना चाहिए, तो बिल्कुल ना बोलूंगा। देखो भाई इस चीज का यूज कहाँ करोगे आप, कहाँ जो है ये हवाबाजी करोगे, बर्फ लेके घूमोगे, रगड़ते रहोगे, दिखाओगे भाई साहब ये होता है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि आप ठंडे एरिया में जाओ इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो, अनटिल अनलेस सरफेस में वो चीजें टच हो रही हैं तो ये जस्ट थोड़ी सी शो ऑफ वाली चीजें हो जाती हैं। बाकी आपको केस भी इन लोगों ने ऊपर से ब्लैक दिया है और बर्फ जैसी हटाओगे थोड़ी देर में ही इसका कलर नॉर्मल हो जाता है। बट इसके अलावा आपको ग्लॉसी फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। कैमरा मॉड्यूल अच्छा लगता है, पिछले साल जैसा ही है और इनफैक्ट आपको बैक में जो है ना 3 फ्लैश देखने को मिलते हैं और तीनों के तीनों फ्लैश वर्किंग है। इसमें से एक वार्म टोन वाला है, बाकी दोनों यहाँ पर कूल टोन वाले हैं और कूल टोन वाले और वार्म टोन वाले की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो आप। जैसे फोटोज कुछ अलग आएंगी वो हम आपको कैमरा वाले सेक्शन में दिखाएंगे। एंड ओवरऑल फोन का इन हैंड फील भी अच्छा है। छोटा फोन बिल्कुल नहीं है, पहली बार ही पकड़ोगे आपको लगेगा हाँ भाई बड़ा फोन है, तो ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा चाहे बड़े हाथ क्यों ना हो। एंड फोन ना बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, इसका वेट जस्ट 194 ग्राम आपको मिल जाता है कंसीडरिंग इसमें 6000 mAh की बैटरी है, तो वेट बैलेंस यहाँ पर अच्छा खासा किया गया है। साथ ही साथ ये फोन ना सुपर ड्यूरेबल बन जाता है। देखो इसमें IP66 की रेटिंग मिलती है, 68, 69 की मिलती है, तो पानी और डस्ट से ये काफी अच्छे तरह से प्रोटेक्ट करेगा। इनफैक्ट इसमें जो है ना आपको TUV रेनल्ड रगेड स्मार्टफोन का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेसिस्टेंस का भी यहाँ पर टेस्ट किया गया है, तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो कहीं पे गिर जाए फोन ऐसा तो भी कुछ नहीं होगा। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमें ऐसे नहीं गिराना है, हमें अपने फोन को अपनी जान से भी संभाल के रखना है क्योंकि गिरने के बाद बोले कोई सा भी सर्टिफिकेशन हो पैसा आपका फुल सर्टिफिकेशन का लगेगा। तो हमेशा केस के साथ ही यूज करना और ऊपर से एक टेम्पर्ड ग्लास भी जरूर से लगवा लेना क्योंकि इस बार क्वाड कर्व डिस्प्ले तो टूटने पे गिरने के चांसेस चारों साइड से बराबर के हो जाते हैं। बाकी इसका जो टाइप सी है ये USB 2.0 वाला देखने को मिल जाता है। इसमें डुअल सिम का ही सपोर्ट मिलता है, कोई भी ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलता, ना ही कोई आप SD कार्ड इसमें लगा सकते हो, कोई भी हेडफोन जैक गड्ढा भी नहीं मिलेगा। एंड स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिल जाते हैं और रियलिटी ऑडियो सपोर्ट के साथ। एंड साउंड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, मल्टीमीडिया देखने में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी हैप्टिक्स भी आपको अच्छे टक वाले देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जिसका प्लेसमेंट हल्का सा नीचे थोड़ा और ऊपर हो सकता था, लेकिन फास्टली सिक्योरली ये ऑल द टाइम वर्क करता है। और बिल्ड के बाद जो अच्छी चीज दूसरी मिलती है इसकी डिस्प्ले, ये भी प्रीमियम श्रेणी की आपको मिल जाती है। बड़ी डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन मिल जाता है, साथ में ये क्वाड कर्व्ड OLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो आपके चारों कोने जो है ना बिल्कुल ऐसे कर्व्ड रहेंगे, तो आपको यूज करने का एक्सपीरियंस में मजा आएगा। और इसका सबसे ज्यादा मजा आता है कि बेजल्स आपके काफी और मिनिमल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 93.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है और आप देख सकते हो बेजल्स भाई साहब ना के बराबर ही मिलते हैं। कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है, साथ ही में HDR को भी ये सपोर्ट करती है डिस्प्ले एंड YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो भी आराम से चल जाती है। लेकिन Netflix में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं दिया, ये चीज भी होनी चाहिए थी यहाँ पर। बाकी वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है तो फुल HD कंटेंट वगैरह आप देख सकते हो। एंड ओवरऑल जितना हमने कंटेंट देखा ना, तो यहाँ पर कलर्स वगैरह आपको तगड़े देखने को मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी तगड़े मिलते हैं, डीप ब्लैक
बैक्स अच्छे मिल जाते हैं, ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से फोन अच्छा है। साथ ही में आपको यहाँ पर 1200 निट्स की HBM मोड में ब्राइटनेस मिल जाती है, पीक ब्राइटनेस चली जाती है 1500 निट्स तक। तो आउटडोर में सच विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी मिलती है विद AI आई प्रोटेक्शन, तो लो लाइट में भी फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं आएंगे एंड आपकी आंखें भी सुरक्षित रहेंगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे अगर आप सही फोन लेंगे। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है। और कुछ लोग पूछते हैं ये PWM डिमिंग को ऑन कैसे करेंगे। देखो भाई, जब लो ब्राइटनेस होती है ना, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक टेक्नोलॉजी है जो आपके फोन के डिस्प्ले के साथ आती है। बाकी इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कुछ ना फीचर कट कर दिए। अब इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ता है। यूट्यूब में आपका 60 हर्ट्ज पे चलता है भाई साहब, देन आपका क्रोम में यहाँ पर 90 हर्ट्ज पे चलता है, इंस्टा पे 90 हर्ट्ज पे चलता है। तो आपके इनकॉग्निटो मोड में स्मूथनेस आपकी बरकरार नहीं रही। ट्विटर में ऑल्दो 120 FPS पे ये चल जाता है। तो ये ऐसे कुछ चीजें ना जो एक फोन में देते हैं दूसरे में नहीं देते, इनको सब फोन में देना चाहिए। और भी चीजें हैं वो हम सॉफ्टवेयर वाले में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है, बट इसमें NFC नहीं मिलेगा, ना ही IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। ये चीजें भी आज के टाइम पे मैटर करती हैं, होनी चाहिए थी। बाकी इसके अलावा SAR वैल्यू अंडर लिमिट्स आपको मिल जाती है। 5G की स्पीड वगैरह भी टच की, सुपर 5G की स्पीड आ जाती है। डुअल 5G को ये सपोर्ट करता है। 4G प्लस देखने को मिल रहा था, लेकिन 5G प्लस नहीं मिलता है इसमें देखने को। बाकी VO 5G भी शो करता है, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे ये VO LTE पे ही आ जाता है। एंड कॉल के टाइम पे ना एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लियर वॉइस का। सामने वाली पार्टी को जानू मानुषों को आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर जाएगी, तो मजा आएगा बात करने में। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से कर सकते हो, जस्ट प्ले स्टोर से जाके ओ डायलर को डाउनलोड कर लो। सो ओवरऑल कॉलिंग वगैरह जितनी करी, मुझे कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। अब आ जाता है इस फोन का काफी कमजोर वाला पार्ट, जो है इसका सॉफ्टवेयर। देखो, Realme UI 6.0 बेस्ड ऑन Android 15 आपको देखने को मिलता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। ये फोन 30,000 तक आता है, तो एटलीस्ट यहाँ पर 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो चीज यहाँ पर हो सकती थी इस फोन में। एंड अपडेट के मामले में ना थोड़े से ये ढीले चल रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हो दिसंबर का चल रहा है, जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है भाई साहब। अभी यहाँ पर आधे से ज्यादा मार्च जा चुका है, स्टिल दिसंबर का सिक्योरिटी पैच चल रहा है, तो अपडेट में भी इनको थोड़ा रेगुलर होना पड़ेगा। एक नेगेटिव ये बन जाता है। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम आप बूट करोगे ना, बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनेबल्ड रहते हैं, तो आपको कुछ ऑप्शंस को डिसेबल करना है, जिसमें से ग्लैंस मिल जाएगा, ग्लोबल सर्च मिल जाएगा, ऑटो अपडेट मिल जाएगा एंड ऐप मार्केट मिल जाएगा। ऐसे और कोई ऑप्शन भी रहेंगे तो उन्हें डिसेबल कर दो, अदरवाइज ये बाद में चल के फालतू के नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। इसके अलावा फोन को जब बूट करोगे भाई साहब, 10 ब्लोटवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, जिसमें हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी आपको मिलता है। तो उसमें सेटिंग्स में आपको पहले इसे डिसेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज अननेसेसरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद भी चीजें खत्म नहीं होती। इनके कुछ और भी ऐप हैं, जैसे ऐप मार्केट हो गया, ब्राउजर हो गया, Realme स्टोर हो गया, इनके भी नोटिफिकेशन में जाके सभी को डिसेबल कर दो, अदरवाइज इनके भी नोटिफिकेशन आएंगे। तो ये चीज Realme में रही है भाई साहब। 30,000 वाले फोन में भी वैसा एक्सपीरियंस मिलता है जैसे 15,000 के इनके फोन में एक्सपीरियंस मिलता है। तो ब्लोटवेयर एटलीस्ट कम करने चाहिए इस रेंज में, जो ये लोग नहीं कर रहे। एनीवे, इतना सब करने के बाद जो है ना, आपको फुल टू यहाँ पर OxygenOS 15 वाली वाइब आ जाएगी, क्योंकि सेम आपको फीचर, सेम लुक, सारी चीजें सेम देखने को मिल जाती हैं। तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है OxygenOS 15 वर्सेस Realme UI 6.0, इसी के सॉफ्टवेयर को कंपेयर किया उसमें, उस वीडियो को जाकर जरूर से चेक करना। बट सारे नेसेसरी फीचर्स जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सीमलेस वाले ऐसे भी कुछ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा AI के भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें AI स्मार्ट कटआउट है, AI इरेजर मिलता है, AI अल्ट्रा क्लैरिटी मिल जाता है, AI स्नैप मोड मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज क्लिक करेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूजफुल नहीं है, जैसे मैंने क्लिक करके देखा तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर फोटो देखने को मिली। बाकी AI स्क्रीन ट्रांसलेट भी मिल जाता है। तो सारे AI के फीचर नहीं है, बहुत सारे AI के फीचर इसमें मिसिंग है। और इसी के साथ साथ मेन चीज भाई साहब, 30,000 का फोन है, 30,000 के फोन में एनिमेशन ही नहीं। ऐप ओपन करोगे कहीं से भी खुल रहा है, ऐप ओपन का एनिमेशन ही नहीं है। क्लोज करोगे होम स्क्रीन पे तो क्लोज का एनिमेशन मिल जाता है, लेकिन ऐप ड्रॉर में जाके आप ऐप ओपन करके क्लोज करोगे, वहां पर भी एनिमेशन नहीं मिलता। तो ऐसा लगता है ना कि कभी कभी की 30,000 रुपए देके भी क्या चीजें सेंस बना रही है इस फोन के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर में आके ना थोड़ा रियलिटी चेक हो जाता है कि हाँ भाई, ये तो दिक्कत वाली बात है, ये जो बेसिक चीजें हैं वही इस फोन में नहीं मिल रही है। बाकी नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में एनिमेशंस मिलते हैं, लेकिन ऐप ओपन क्लोज के जो बेसिक एनिमेशन रहते हैं वो भी यहाँ पर देने चाहिए थे। बाकी ओवरऑल UI स्टेबल है, ऐसा कोई मेजर बग देखने को नहीं मिला। लेकिन ये ब्लोटवेयर वाली चीज है, फालतू की नोटिफिकेशन वाली चीज है, ऐप के एनिमेशन नहीं होना, AI के फीचर्स का कट होना, तो ये चीजें थोड़ा सा चिंता का विषय बना देती है 30,000 के फोन के लिए। नाउ अगला पॉइंट आ जाता है परफॉर्मेंस। देखो, परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, ये थोड़ा कैमरा सेंट्रिक फोन हो जाता है। कैमरा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, LPDDR4
4x रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। अच्छी चीज है, UFS 3.1 यूज किया है। अदरवाइज Vivo V50 को देख लोगे, UFS 2.2 उसमें यूज किया है। उसकी भी वीडियो हमने बनाई है, डेफिनेटली उस वीडियो को आई बटन जाके जरूर से चेक करना। सो Antutu स्कोर 8 लाख प्लस के यहाँ पर मिल जाते हैं। Geekbench स्कोर्स भी ठीक मिलते हैं, कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं होती। परफॉर्मेंस मोड ऑन करके हमने लिया था एंड ऑलमोस्ट 1.2 लाख के आपको यहाँ पर रीड राइट स्पीड भी देखने को मिल जाती है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हमने ऐप को ओपन किया। भाई साहब बहुत ही जल्दी ऐप ओपन हो जाते हैं और इसको Vivo V50 के साथ भी कंपेयर किया था, उसमें UFS 2.2 है, तो डिफरेंस दिखता है भाई साहब की स्टोरेज बेटर यूज करने का कहीं ना कहीं आपको एक फायदा मिलता है। बाकी डे टू डे यूसेज, मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत ही मक्खन जैसे हो जाती है, वहां पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट रैम मैनेजमेंट भी मैं चेक कर रहा था, 10 ऐप्स खोले थे, 10 के 10 ऐप बैकग्राउंड में थे एंड हमारे पास ये 12 GB वाला वेरिएंट है, तो उस हिसाब से रैम मैनेजमेंट अच्छा मिल जाता है। सो डे टू डे यूसेज में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा मेजर आप यहाँ पर हैवी यूसेज करने लगे। अब हैवी जैसे कि आपने कैमरा में कुछ फोटोज क्लिक कर ली, उसके बाद मिनिमाइज करके कुछ और कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा लैग वगैरह, जिटर वगैरह वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन गेमिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक हो जाती है क्योंकि 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है BGMI में एंड हमने जितनी गेमिंग करी 80 to 90 FPS के बीच में परफॉर्मेंस मिल रही थी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, गेमिंग करते टाइम पे हमेशा GT मोड को ऑन करना है। GT मोड ऑफ कर दोगे तो ये 60 to 70 FPS के बीच में ही आपको परफॉर्मेंस देगा 90 FPS इनेबल करके। एंड 30-40 मिनट्स गेम प्ले करने के बाद जब हमने टेम्परेचर भी चेक किया तो जस्ट 40 डिग्री फ्रंट पे गया, 38 डिग्री सेल्सियस बैक पे गया। तो ऐसा मेजर हीटिंग का कोई इशू नहीं है। जायरोस्कोप वगैरह की भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो परफॉर्मेंस में बोलूंगा डिसेंट आपको मिल जाता है एंड फोन आपका लंबे चलने वाले घोड़ों में से है। क्यों? क्योंकि 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 1-1.5 दिन आराम से बैटरी बैकअप दे देगा। जैसे हमने जब यूज किया 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिल रहा था हैवी टू मॉडरेट यूसेज पे। एंड इसमें बेसिकली क्या किया हमने, थोड़ी गेमिंग भी करी, थोड़ा कंटेंट देखा, इंस्टाग्राम पे कच्चा पक्का बादाम देखा, तो ये सारी चीजों में 1.5 दिन आपका आराम से चल जाएगा। एंड आइडल ड्रेन भी जस्ट यहाँ पर 2% का होता है ओवर 5G। ये सारे जो टेस्ट किए बैटरी स्क्रीनशॉट ये 5G पे है, वाईफाई मैंने यूज ही नहीं किया। बाकी जैसे सॉफ्टवेयर में कटौती की है, यहाँ पर बैटरी हेल्थ का ऑप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर इन द बॉक्स ही मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड अप्रॉक्स 60 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने में। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप में बोलूंगा यहाँ पर आपको तगड़ा मिल जाता है ना। अब आ जाता है मेन पार्ट इस फोन का, वो है इसका कैमरा। देखो सेंसर्स आपको तगड़े देखने को मिल जाते हैं। मेन सेंसर आपको सोनी का OIS के साथ मिलता है, देन आपको पेरिस्कोप सेंसर मिल जाता है, वो भी सोनी का मिलता है, देन आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज निकल के आ जाती है, हल्की सी व्हाइट टोन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया रेट टाइप की फोटोज मिलती है। हमने इंडोर में कुछ फोटोज क्लिक करी, आउटडोर में कुछ क्लिक करी, तो ओवरऑल डिटेल्स भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली। ये कुछ सैंपल्स हैं। बाकी फ्रंट से भी आपको अल्ट्रा वाइड से क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, 0.8x से फोटोज क्लिक हो जाती है। इसमें थोड़ा वाइड एरिया आएगा, ग्रुप सेल्फीज के लिए अच्छी रहेंगी एंड HDR भी मेन कैमरा से एंड पोर्ट्रेट मोड दोनों से ही ये बैलेंस कर लेता है। इवन पोर्ट्रेट मोड में जो है ना एज डिटेक्शन भी प्रॉपर्ली हो जाता है एंड पोर्ट्रेट में भी थोड़ा ये वाइड वाला ऑप्शन आपको 0.8x का मिल जाता है, जिसमें थोड़ा वाइड आपका बैकग्राउंड आएगा। बट एक चीज देख रहा था कि अगर एक्सट्रीम लाइट हो बैक में, जैसे ये विंडो पे है, ये बालकनी में, तब थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ मिलता है। फेस में लाइट को ये कम रखता है और बैक कैमरा में भी आपको ना क्लोज टू नेचुरल फोटोज देखने को मिल जाती है विद हल्का सा व्हाइट टोन। ये कुछ सैंपल्स है मेन कैमरा से जो अलग अलग लाइटिंग सिनेरियो में लिए, इंडोर में लिए थे, कुछ आउटडोर में लिए, तो ओवरऑल फोटोज अच्छी आती है। इवन फोटोज में डिटेलिंग भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। मेन कैमरा से आप 2x, 3x, 6x तक क्लिक कर सकते हो एंड 3x और 6x में ये पेरिस्कोप सेंसर का यूज रखता है, जिसकी वजह से ना आपको डिटेलिंग थोड़ी अलग ही तगड़ी देखने को मिल जाती है 3x और 6x में भी। बट स्किन टोन इसका थोड़ा नेचुरल और व्हाइटिश साइड ही ज्यादा रहता है हर सिनेरियो में। बट कभी कभी मेन सेंसर से ये थोड़ा ज्यादा ही डार्क कर देता है स्किन को एंड आपको कलर शिफ्ट भी देखने को मिलेगा 2x, 3x और 6x वाली फोटोज में। बट HDR को ये बैलेंस कर लेता है एंड मैक्सिमम जूम 120x तक हो जाता है बैक से, जिसमें यूजेबल डिटेलिंग इतनी देखने को नहीं मिलती है। कुछ सैंपल्स है जो हमने S24 अल्ट्रा के साथ कंपेयर किए कम जूम में, आप देख सकते हो थोड़ी बेटर नहीं, काफी बेटर डिटेल S24 अल्ट्रा में मिल जाती है। बाकी एक और चीज है, मेन से जब आप फोटोज ले रहे हो एक्स्ट्रा जूम में, तब यहाँ पर आप फोटो क्लिक करने के बाद देखोगे कि फोटो हिल जाती है। तो ली फोटो कुछ और होगी, आएगी यहाँ पर कुछ और। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी आपको 1x, 2x एंड 3x का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। एज डिटेक्शन भी यहाँ पर ठीक ठाक ये कर लेता है, HDR भी ये बैलेंस कर लेता है एंड इसमें जो 3x वाली फोटोज है ना, ये पेरिस्कोप लेंस से आती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कलर शिफ्ट देखने को मिलेगा। ये 3x वाली फोटो हल्की ज्यादा सैचुरेटेड रहती है देन 1x एंड 2x वाली फोटोज, बट वो डिटेलिंग एंड बोके ब्लर जो बैकग्राउंड में रहता है वो आपको यहाँ पर तगड़ा मिल जाता है। बाकी अल्ट्रा वाइड से इसकी एवरेज फोटोज आ जाती है, जिसमें डिटेलिंग की कमी साफ साफ आपको दिखाई देगी।
इनफैक्ट नाइट मोड में भी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में आपको बिलो एवरेज फोटोज देखने को मिल जाएंगी। उसके कंपैरिजन में 1x, 2x, 3x और 6x का भी ऑप्शन आपको नाइट मोड में देखने को मिलता है, जिसमें डिटेलिंग और थोड़ा लाइट को ये कैप्चर अच्छा करता हुआ मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा फोन को आपको स्टेडी पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी हिलेगा तो ब्लरी फोटोज आएंगी। बाकी ये कुछ सैंपल्स है जो हमने नाइट मोड में लिए एंड यहाँ पर जो इसमें बैक में वार्म टोन वाला कलर है उसके साथ फ्लैश में ऐसी कुछ फोटो देखने को मिलेगी और कूल टोन के साथ कुछ ऐसी फोटो देखने को मिलेगी। और वीडियो के बारे में बात करें तो बैक से आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबल वीडियोस आएंगी, डिटेलिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी, आपके फेस पे लाइट भी अच्छे से रखता है। इवन फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 30 FPS में स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल व्लॉगिंग बाजी वगैरह करना हो तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। अभी जाना है मैं उतना ऊपर, एडिटर भाई साहब थक चुके हैं, मैं नहीं थका हूँ, मेरी सांस भी नहीं फूली है, मज़ा आ रहा है, बट व्यू वर्थ इट रहेगा ऊपर का। बाकी अल्ट्रा वाइड में फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबल वीडियो आएगी, लेकिन डिटेलिंग की कमी वहाँ पर साफ साफ दिखाई देगी। बट यहाँ पर कैमरा स्विच का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट फुल HD 30 FPS में आप अल्ट्रा वाइड से मेन पे आ सकते हो, लेकिन फ्रंट में आने का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करें तो आपका यहाँ पर जो है ना कैमरा वाला डिपार्टमेंट तगड़ा इसका देखने को मिल जाता है। स्पेशली अगर आपको बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए, तगड़ी डिटेलिंग चाहिए, देन यहाँ पर ये जो है आपकी तगड़ी फोटोज निकाल के डेफिनेटली दे देगा ये फोन। और उसके साथ साथ आपको वीडियो का डिपार्टमेंट भी तगड़ा मिल जाता है, क्योंकि 4K 30 FPS का सपोर्ट फ्रंट से भी देखने को मिलता है, बैक से भी देखने को मिलता है, जस्ट अल्ट्रा वाइड से देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसको अगर आप चाहते हो Vivo V50 के साथ कंपेयर करें तो कमेंट सेक्शन बताओ, जितनी ज्यादा कमेंट रहेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। सो इस दुनिया भर की बातें हो गई, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, क्या Realme 14 Pro Plus 30,000 या 30,000 के ऊपर में आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो कुछ चीजें हैं इस फोन में जो बेटर हो सकती थी, जिसमें से पहली चीज आ जाती है इनका सॉफ्टवेयर में आने वाले ब्लूटूथ वो कम हो सकते थे, देन एनिमेशन यहाँ पर ये लोग दे सकते थे, देन NFC दे सकते थे, IR ब्लास्टर दे सकते थे एंड AI के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे सकते थे। इसके अलावा परफॉर्मेंस ठीक मिल जाती है, लेकिन 30,000 के ऊपर में 7S Gen 3 सेंस नहीं बना। एंड ओवरऑल 26 से 28,000 के बीच में अगर आपका बजट है, आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, तो आप इस फोन को ले सकते हो। देन आपके लिए ये वो एक डील रहेगी, क्योंकि अगर आपके लिए गेमिंग मैटर करती है, इस फोन को ले लोगे तो ये फोन डिसअपॉइंट करने वाला है। तो होपफुली बाकी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है इस फोन के बारे में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग धसफड़ वीडियो साथ। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है कहीं पे भी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि दिल टोटे टोटे हो जाए और टोटे टोटे कर देंगे। सो मिलते हैं हम ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वर्ड वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। अब बर्फ इतना रगड़ दिया है कि ब्लू से ब्लैक हो गया है फोन।